इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके राज्यारोहण से लेकर के उसकी जो 5 योजनाएं थी जो असफल हो गई उनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसके अन्य कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके जीवन का जो बाकी वाला जो काल है उसमें क्या क्या मुख्य रूप से घटनाएं घटित हुई है और वो भी उसके अलग तक वो कौन कौन सी योजना उसकी बढ़ा रही है, इतिहासकार क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1328-29 के आसपास एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसका नाम था परमाशरीन चगताई। उसने भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों के काफी कुछ आक्रमण भारत पर हुए और उन मंगोल आक्रमण से भारत को काफी आर्थिक रूप से क्षति पहुंची है। भारत की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी कहते हैं कि 1328-29 के आसपास एक मंगोल आक्रमणकारी है जिसका नाम है परमाशरीन चगताई। उसने भारत पर एक आक्रमण किया और उस आक्रमण में उसने मुल्तान, लाहौर और दिल्ली तक का जो प्रदेश है उसको रौंद डाला। बहुत तीव्रगामी और दूरगामी और घातक आक्रमण जो है वो हमें इसका दिखाई देता है इतिहास में। देखिए, लेकिन अब आपको यहां पे समझना है कि इस आक्रमण की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि में ठेस ना लगी। तो इतिहासकार उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसको आप समझिए। इतिहासकार उसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उसने इस आक्रमणकारी से लड़ने की बजाय उसको घूस दी, रिश्वत दी, पैसे दिए और उससे कहा कि ये जितना धन चाहिए उतना मैं आपको दे देता हूं और आप वापस यहां से लौट जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये परमाशरीन चगताई जो है उसको घूस देकर के, उसको रिश्वत देकर, उसको पैसे देकर के बिना कोई लड़े उसने वापस लौटाया। इस वजह से जनता में और इसके विपक्ष के अंदर जो अधिकारी थे उसमें काफी कुछ उसको जो है वो अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा या आलोचना का सामना करना पड़ा। काफी कुछ आलोचना हुई जनता के अंदर उसके अधिकारी या उसके जो विपक्ष वाले लोग थे उनके द्वारा कि भाई बिना कोई लड़े उसने पैसे देकर के है उसको है रवाना किया कि शासक को लड़ना था और उसको खत्म करना था, आक्रमण का सामना करना था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उस आक्रमण का उसका सामना करने की बजाय उसको घूस देकर के उसको रवाना एक तो ये लगभग इसी के काल में 1336 के आसपास हरिहर और बुक्का ये दो भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने दक्षिण के अंदर एक स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम जिस विजयनगर और बहरनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के काल में जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा और क्या क्या मुख्य रूप से घटनाएं घटित हुई तो इसी के काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को या अफ्रीका का एक यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है। वो अपने ग्रंथ जिसका नाम था रेहला, उस रेहला के अंदर काफी कुछ उस दौर के भारत के बारे में वर्णन करता है। तो इब्न बतूता की भारत यात्रा 1333 के आसपास अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था और भारत में आता है और उसने रेहला नाम के ग्रंथ लिखा था। शुरुआत में फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक के नजदीक आ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और आगे चलकर के 1342 के आसपास 42 के आसपास उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपना एक राजदूत बना के चीन में भेजा था। तो ये अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा रेहला का लेखन उसके द्वारा किया जाता। रेहला में उस दौर के भारत के बारे में मोहम्मद तुगलक के बारे में काफी कुछ वर्णन हमें मिलता है। उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है और बाद में 1342 में उसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। तो ये उसके दौर उस समय के उसके मूल से काम थे। अपने जीवन के अंतिम दौर में उसका दौर कैसा रहा तो ऐसा कहा जाता है, इतिहास में बताता है कि जीवन के अंतिम अपने शासनकाल के अंतिम दौर में वो गुजरात में हिंदुओं को कुचलने के लिए यात्रा पर निकलता है और सिंध की ओर जब बढ़ता है तो वहाँ छट्टा के पास में एक स्थान है गोंडा और वहां जाकर के वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है।
जब ये इस अभियान को जाता है, विजय अभियान की और शत्रु को कुचलने के लिए, तो कोंडाल के निकट क्या होता है, बीमार हो जाता है और कहते हैं कि वहीं पर उसकी तो 20 मार्च को 1351 में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 1325 से 51 का उसका जो शासन काल है वो यहाँ खत्म हो जाता है। कोंडाल में कहते हैं गंभीर बीमारी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बदायूंनी, अब्दुल कादिर बदायूंनी मध्यकाल का बहुत ही बड़ा राइटर है, उसके बारे में काफी कुछ लिखता है। क्या लिखता है? उसने जो बात लिखी है वो ये कहता है कि सुल्तान की मृत्यु के ऊपर वो लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब्दुल कादिर बदायूंनी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है, उस मृत्यु के ऊपर इस सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब हमने उसके पूरे इस शासन काल को पढ़ा है और उस शासन काल को पढ़ते हुए हम जो उसके विजय अभियानों को पढ़ते हैं, उसकी योजनाओं को पढ़ते हैं, उन योजनाओं के द्वारा भले उसको ऐसा लग रहा हो, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लग रहा हो कि भाई वो जो काम कर रहा है वो कार्य को साम्राज्य के हित के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी लगभग सारी योजनाएं जो थी वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। और उनकी योजनाओं की वजह से जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जनता को क्या तकलीफें हुई, क्या दुख दर्द जो है वो जनता ने झेले। भले आप राजधानी परिवर्तन को ला करके देख लो, भले आप कर बंदी को लेकर के देख लो, भले सांकेतिक मुद्रा को देख लो, या पराजित राशन अभियान को लेकर के देख लो। यानी इन विजय अभियानों के द्वारा, उसकी योजनाओं के द्वारा, या मंगल आक्रमण का करना शरीर चट्टाई को घुसने के बाद को रवाना करना, तो राजकोष की रिक्तता देखिए, कभी भी किसी भी शासक का जब राजकोष रिक्त होता है तो उसका पूरा प्रभाव जो है वो जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर पड़ता है। प्रजा को बहुत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी शासक जो है राजकोष को भरने के लिए फिर वसूली कहां से करेगा, तो वो जनता से वसूली करेगा। ठीक, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएगा तो टैक्स जनता से ही वसूले जाएंगे। उस दौर में जो हमारा कृषि प्रधान था और कृषि प्रधान जो पूरी जनता थी, तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो बदायूंनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, क्योंकि वो ये चाहता था भाई प्रजा की भलाई के लिए वो काम कर रहा था, तो उसको तो ऐसा लग रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को तो ऐसा लग रहा कि वो सारे कार्य जो है वो जनता की भलाई करो, उसके मन में ऐसा था ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है, उसकी नीति नहीं है, इस वजह से असफल हो रहा। लेकिन उस योजना की वजह से जनता इतनी दुखी हो गई, पीड़ित हो गई, और इसलिए ये कहना बदायूंनी कि सम्राट को उसकी जनता से और जनता को उसके सम्राट से मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि उसकी योजनाओं की वजह से जो 1325 से 51 वाला काल है, काफी कुछ एक्सपेरिमेंट जो है उसने मध्यकाल में भारत में करने का प्रयत्न किया, यद्यपि वो सफल नहीं हो पाए, और इसलिए इतिहास में उसको बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विशेष रूप से इसमें आपको ध्यान रखना है, बड़ा प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न उसकी योजना के बारे में पूछा जाएगा, और उसकी योजना के बारे में पूछा जाता है तो आपको राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुलासा अभियान और राजनीति अभियान, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में उसको बताना है, समालोचना करनी है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों को समझाते हुए आपको उसका वर्णन करना है, विवेचना करनी है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।